चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। हम लोग इसका पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, आपने यह नाटक अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप एक बार चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं फिर क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी आसानी रहती है। इस नाटक में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, अंधेर नगरी नाटक में सबसे अच्छा पात्र महंत है। वे दूरदर्शी एवं बुद्धिमान हैं। अंधेर नगरी की व्यवस्था देखकर वे भावी संकट को भांप लेते हैं और वहां से चलने की सलाह देते हैं। जब गोवर्धन दास फंस जाता है और भ्रष्टाचार तथा राजा की मूर्खता के कारण उसे फांसी होने लगती है, तो महंत वहां पहुंचकर न केवल अपने शिष्य को बचाते हैं अपितु सारी प्रजा को मूर्ख एवं अदूरदर्शी राजा से छुटकारा दिलाते हैं। प्रश्न 2, भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से अपने समय की शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतेंदु के समय में हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज हमारे हर तरह से शोषण कर रहे थे। उनकी शासन व्यवस्था में न्याय नहीं था। वे भारतवासियों के साथ भेदभाव करते थे और उनके शोषण का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। भारतेंदु ने भी इस नाटक के माध्यम से दिखाया है कि शासक अदूरदर्शी, अन्यायी एवं लापरवाह है। उसके राज्य में हर चीज एक ही दाम में मिलती है, जो अव्यवस्था एवं अराजकता को दर्शाता है। कसूर किसी और का और दंड किसी निर्देश को दिया जाना अन्याय और शोषण को दर्शाता है। अतः यह एकदम सही है कि अंधेर नगरी नाटक द्वारा भारतेंदु ने अपने समय की शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। प्रश्न 3, मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर भी महंत ने अंधेर नगरी में रहने के लिए मना क्यों किया? उत्तर, प्रत्येक वस्तु का एक मूल्य होता है जो उसकी महत्ता को दर्शाता है, और सभी चीज़ों को एक दाम पर बेचकर कोई भी शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। नाटक में लेखक ने दिखाया है कि ऊपर से दिखने वाला सुंदर वास्तव में भीतर से कितना कुरूप है। अंधेर नगरी के सभी लोग ऊपर से धनी लगते हैं, परंतु मूल्यवान वस्तुओं को कम दाम में बेचकर निर्धन हो रहे हैं। उस समय भारत में अंग्रेज शासक भी यही चाहते थे कि ऐसी अव्यवस्था द्वारा भारत को अंदर ही अंदर कमज़ोर करके सदा अपना गुलाम रखा जाए। उनके शासन में शासक को जनता के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं था। भारतेंदु ने यही दिखाने का प्रयास किया है कि जिस राज्य में अव्यवस्था का अंधेरा हो, शासक संवेदनहीन हो, वहाँ रहना सदैव मुसीबत को बुलाना है। एक दाम में ही सभी चीज़ें मिलना अच्छे बुरे, शरीफ बदमाश के भेद न करने की प्रवृत्ति दिखलाता है। ऐसी व्यवस्था में निर्दोष ही सजा पाता है। महंत द्वारा यह कहना कि ऐसी अंधेर नगरी में यदि सारी मिठाई मुफ्त में मिले तो भी व्यर्थ है, यह कथन कुशासन को स्पष्ट करता है। न्याय प्रक्रिया के आडंबर को बहुत ही सजीव ढंग से दिखाया गया है। प्रश्न 4, अंधेर नगरी नाटक में फेरी वालों की बातों से किस प्रकार का वातावरण अभिव्यक्त हुआ है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, नाटक एक दृश्य श्रव्य विधा है तथा भाषा द्वारा ही वातावरण को सजीव बनाया जा सकता है। अंधेर नगरी में बाजार के दृश्य में दुकान अपना अपना सामान बेचते हुए कुछ बातें कहते हैं। उनकी बातें शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करती हैं। बाजार में घीसाराम चने बेचता है। वह कहता है कि उसके चने को मुन्ना और गफूर दोनों खाते हैं, अर्थात हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, किंतु हाकिम लोग चना खाकर दुगना टैक्स लगाते हैं, अर्थात अफसर लोग गरीब लोगों पर दुगना टैक्स लगाकर उनका खून चूस रहे हैं। हलवाई द्वारा मिठाइयों की प्रशंसा करना एक मधुर वातावरण उत्पन्न करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य में अनेक जातियों
के लोग रहते हैं। पाचक वाला चूरन बेचता है और उसकी प्रशंसा के साथ अप्रस्तुत रूप में अंग्रेज शासन के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि विदेशियों के आगमन से देश का धन बल घट गया है, सभी कर्मचारी रिश्वतखोर हो गए हैं, धनी गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, अधिकारी, संपादक, पुलिस सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बनिए और कुंजडिन भी अपने सामान के बारे में बताते हैं। सभी दुकानदारों की बातों से एक ओर तो बाजार का चित्र साकार हो उठता है, दूसरी ओर उस समय का पूरा भारत जैसे वहीं सिमटा हुआ लगता है, जो विविधता में एकता के साथ देश में विदेशी शासन के कारण फैल रहे शोषण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक मनमुटाव, अव्यवस्था सभी का सजीव वातावरण बना देता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, अंधेर नगरी नाटक को लिखने के पीछे भारतेंदु का उद्देश्य क्या था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंधेर नगरी एक व्यंग्यात्मक नाटक है। नाटक के वातावरण, संवाद, दृश्य सभी में व्यंग के दर्शन होते हैं। भारतेंदु का उद्देश्य इस नाटक के द्वारा अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करना है। उन्होंने पूरे नाटक को प्रतीक रूप में दिखाया है। राजा अन्यायी शासन व्यवस्था का प्रतीक है और अंधेर नगरी अराजक और अव्यवस्थित राज्य का प्रतीक है। सभी मूल्यों का एक दाम अच्छे बुरे, गुणी अवगुणी के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। भारतेंदु इस नाटक द्वारा अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अन्याय और शोषण को दिखाने का उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन की आलोचना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती थी, अतः लेखक कवि प्रतीक में रूप में कथा कहानियों द्वारा तत्कालीन शासन व्यवस्था की आलोचना करते हैं। अंधेर नगरी द्वारा भारतेंदु ने मंत्री, पुलिस अधिकारी, महाजन आदि सभी के भ्रष्टाचारों और शोषण पर चोट की है। प्रश्न 6, व्यंग्य शैली शासन व्यवस्था की आलोचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शैली है। उत्तर, व्यंग एक विधा है जिसमें किसी की कमी को सीधे सीधे न कहकर हास्य के माध्यम से कहा जाता है। शासन व्यवस्था में सभी अधिकार शासकों एवं अधिकारियों के पास होते हैं। साधारण जन और बुद्धिजीवी सीधे तौर पर शासन की आलोचना नहीं कर सकते। शोषक और अन्यायी शासक अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता पर अत्याचार करते हैं और शक्ति एवं साधन न होने के कारण जनता उनका विरोध नहीं कर पाती। अतः शासन व्यवस्था की आलोचना हेतु व्यंग्य शैली श्रेष्ठ है। आइए देखते हैं प्रश्न 7, अंधेर नगरी की भाषा शैली पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, नाटक की सफलता में भाषा शैली का सर्वाधिक योगदान है। अंधेर नगरी की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, क्योंकि भारतेंदु के समय तक साहित्य की भाषा ब्रज थी। अंधेर नगरी की भाषा शैली पर खड़ी बोली के लगय, मिलय, होय आदि शब्दों को भी देखा जा सकता है। भाषा शैली से नाटक का समूचा वातावरण सजीव हो गया है। हिंदी के तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी फारसी के शब्दों का भी अनेक जगह सार्थक प्रयोग किया गया है। पात्र के स्वभाव एवं आचरण के अनुरूप भाषा अभिव्यक्ति में सक्षम है तथा अभिनय को प्रभावशाली बनाने वाली है। अंधेर नगरी की भाषा का एक गुण व्यंग्यात्मक है। घासीराम, पाचक, बनिया, हलवाई, कुंजडीन आदि के संवादों में व्यंग है जो शासन व्यवस्था पर सीधे चोट करता है। दुकानदारों द्वारा सामान बेचने के लिए क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों, लोक काव्य एवं लुकों का प्रयोग भाषा को सजीव एवं वातावरण के अनुरूप बना देता है। सभी संवाद शासन व्यवस्था की अराजकता पर चोट करने वाले हैं। यह कहा भी जा सकता है कि अंधेर नगरी की भाषा शैली कथानक, वातावरण एवं पात्रों के अनुरूप है। प्रश्न 8, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावट मान।
लोभ कभी नहीं कीजिए, यो में नरक निदान। महंत का यह कथन जितना अंधेर नगरी के संदर्भ में प्रासंगिक है, क्या उतना ही हमारे जीवन में भी है? पक्ष या विपक्ष में तर्क सहित लिखिए। पक्ष का मतलब अगर आप साथ दे रहे हैं, विपक्ष मतलब अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं इस कथन का। दोनों ही परिस्थितियों में आप अपना तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: उपर्युक्त कथन महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास से कहते हैं। जब वे देखते हैं कि अंधेर नगरी में सभी चीजें एक दाम बिकती हैं, तो वे वहां न रहने की सलाह देते हैं। परंतु गोवर्धन दास लालच के कारण वही रहना चाहता है। वह कहता है कि यहाँ एक ही दाम पर चीजें मिलने से जीवन सुख से कटेगा। लेकिन महंत जी अपनी दूरदर्शिता से अव्यवस्था के कारण भावी संकट को भांप लेते हैं। वे कहते हैं कि लोभ पाप की जड़ है। लोभ व्यक्ति का स्वाभिमान नष्ट कर देता है। लोभ करने वाले को अपमान भरा जीवन जीना पड़ता है और वह भारी संकट में भी फंस जाता है। वास्तव में गोवर्धन दास को निर्दोष होता हुए भी फांसी पर चढ़ाया जाता है। वो निर्दोष होता है गोवर्धन दास, फिर भी उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। यह कथन वर्तमान समय में भी हमारे जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो लोग लोभ में नहीं फंसते वे सिर उठाकर गर्व से जीते हैं, परंतु जो लोग लोभी हैं वे धन के लोभ में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अधिकारी, पुलिस, नेता आदि सभी लोभ के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा जाता है कि जो लोग कानून के शिकंजे में या किसी और संकट में हंसते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं लोभ अवश्य होता है। प्रश्न 9: अगर आपके हाथ में देश की शासन व्यवस्था सौंप दी जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? 40 से 50 शब्दों में लिखिए। उत्तर: यदि देश की शासन व्यवस्था मेरे हाथ में सौंप दी जाए तो मैं सबसे पहले भ्रष्ट अफसरों और नेताओं को शासन से बाहर करके उन्हें सजा दूंगा। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्त कानून बनाऊंगा। यह प्रयास करूंगा कि हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। कोई व्यक्ति अधिकारों की आड़ में जनता का शोषण न कर सके और अन्याय को बढ़ावा न दे सके। सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले। मेरा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि किसी भी अवस्था में कोई भी अन्याय और शोषण को बढ़ावा न दे सके। प्रश्न 10: अंधेर नगरी नाटक में पाचन वाला अपना में चूरन बेचते हुए किन किन लोगों पर व्यंग करता है? उन लोगों पर व्यंग का असली लक्ष्य क्या होता है? उत्तर: अंधेर नगरी नाटक में पाचन वाला अंग्रेजों, राजकर्मचारियों, महाजनों, सेठों, संपादकों, अधिकारियों तथा पुलिस वालों पर व्यंग करता है। वह बताना चाहता है कि जब से अंग्रेजी रूपी चूरन भारत में आया है, तब से भारत की समृद्धि, वैभव एवं मान घट गया है। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण सभी राजकर्मचारी भ्रष्ट हो गए हैं और वे रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करते, जिससे चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है तथा जनता त्राही त्राही कर रही है। महाजन लोग बेईमान हो गए हैं। वे जनता की जमा धरोहर को अपना धन वापस लेने के बाद भी नहीं लौटाते। सभी धनी लोग जनता की मजबूरी की आड़ में लोगों का शोषण कर रहे हैं। संपादक बुद्धिजीवी होते हैं। उनका काम जनता को शासन की कमियों के प्रति सावधान करना है, परंतु वे भी शासकों के पक्ष में ही बोल रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। पुलिस वाले कानून को ताक पर रखकर जनता पर जुल्म कर रहे हैं। पाचन वाले का लक्ष्य इन सभी लोगों पर व्यंग करके देश की दुरावस्था को दिखाना है, जो अंग्रेजों के शासन का परिणाम है। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1: अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। उत्तर: कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए घटनाओं, स्थितियों और पात्रों की रचना की जाती है। कथा है एक ऐसे नगर की जहां विसंगतियों के कारण न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता।
एक महंत अपने 2 चेलों के साथ जिस अंधेर नगरी में पहुंचता है, वहां हर वस्तु का भाव समान है। हर वस्तु टके सेर बेची जा रही है। महंत अनहोनी की आशंका से अपने चेलों को तुरंत नगर छोड़ देने की सलाह देता है, पर चेला गोवर्धन दास गुरु की राय न मानकर उसी नगर में रह जाता है। दूसरी तरफ एक दुर्घटना में दीवार से दबकर बकरी मर जाती है। फरियादी राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंचता है। राजा के हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमशः कल्लू बनिए, कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई, गड़िए और कोतवाल को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूटता जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। गोवर्धन दास को फांसी की सजा महज इसलिए दी जाती है कि उसकी गर्दन मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रा करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे बैकुंठ मिलेगा। राजा का फरमान फिर जारी होता है और बैकुंठ पर राजा अपना पहला हक जताते हुए स्वयं को फांसी चढ़ा देता है। राजा खुद मर जाता है। प्रश्न 2, अंधेर नगरी नाटक में महंत एक दूरदर्शी व्यक्ति है। इस संदर्भ में महंत के चरित्र की विशेषताओं को उजागर कीजिए। उत्तर, अंधेर नगरी के अनेक पात्रों में महंत गोवर्धन दास, राजा और मंत्री महत्वपूर्ण है। महंत या गुरु का चरित्र विवेक प्रतीक है। वह यह सत्य उजागर करता है कि जहाँ व्यक्ति और वस्तु के गुणों की कद्र न हो, वहाँ और हर घटना, वस्तु या चरित्र के मूल्यांकन के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाता हो, ऐसी शासन व्यवस्था में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है। गुरु की बात नहीं मानता और अंधेर नगरी को नहीं छोड़ता, वह लोभ में पड़ जाता है। अवस्था के कारण उसे फांसी देने के लिए पकड़ लिया जाता है। महंत गोवर्धन दास को सावधान भी करता है कि लोभ मत करना, लालच मत करना, क्योंकि लोभ से मान यानी इज्जत या स्वाभिमान मिट जाता है। नाटक के अंत में महंत पुनः उपस्थित होकर अपने शिष्य गोवर्धन दास को फांसी से बचने तथा अविवेक राजा को मृत्यु के मुंह में ढकेलने का उपाय करता है। वह नाटक के अंत में यह स्पष्ट संदेश देता है कि ऐसा राज जो धर्म और बुद्धि पर आधारित नहीं होता, जहां नीति और सज्जनों को स्थान नहीं मिलता, वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपनी स्वाधीनता बचाने और लोभ में न पड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का संदेश देने वाला व्यक्ति प्रमाणित होता है। प्रश्न 3, गोवर्धन दास की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि वह कैसा व्यक्ति है। उत्तर, वह अपनी आदतों के चलते लालच का शिकार हो जाता है। इसका दुखद फल भी उसे ही मिलता है। राजा के द्वारा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। वह सस्ती चीज़ों के लोभ में गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है और अंधेर नगरी में ही रहने का निर्णय लेता है। वह आम भारतीयों की उस मानसिकता का प्रतिनिधि है जो अपने छोटे छोटे सुखों के खातिर व्यवस्था की मनमानी और विवेकहीनता तथा अन्याय की ओर आंखें मूंद लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, अंततः उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है और इसी कारण विदेशियों ने हम पर शासन किया। प्रश्न 4, चौपट राजा एक कुशासक है। इस कथन के आलोक में राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, राजा के बारे में नाटक बताता है कि वह चौपट है। वह सिर्फ अंधेर नगरी का राजा सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। हर समय नशे में धुत रहने के संकेत से यह बात स्पष्ट होती है कि वह आत्म केंद्रित है और उसे अपने मूल कर्तव्य यानी जनता के दुख सुख की भी चिंता नहीं है। उसके राज में सच्चे लोग तो मारे जाते हैं और धूर्त तथा दुष्ट लोगों का वर्चस्व है। उसके राज में
करने वाले लोग सफल हैं, सज्जों को सजा मिलती है और झूठे लोग उपाधियों से नवाजे जाते हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला है। अंधेर नगरी के चौपट राजा के लिए न्याय नहीं, उसका दिखावा महत्वपूर्ण है। राजा का यह कहना कि तुम्हारा न्याय यहाँ से यहाँ ऐसा होगा, इस सत्य को उजागर करता है। नाटक के अंत में जब राजा कहता है कि राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी, यह उसकी आत्मकेंद्रिता और विवेकहीनता को दर्शाता है। प्रश्न 5, अंधेर नगरी नाटक की संवाद योजना किस प्रकार नाटक की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है, वर्णन कीजिए। उत्तर, नाटक में संवादों का विशेष महत्व होता है। अंधेर नगरी के संवाद नाटक के पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट कर देते हैं। हास्य की रचना करते हुए व्यवस्था पर व्यंग करते हैं। इन संवादों के प्रभावशाली होने का बहुत बड़ा कारण इनका संक्षिप्त या छोटा होना है। नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री मुख्य पात्र हैं और ये पात्र बातचीत में सबसे अधिक हिस्सा लेते हैं। इनके संवाद से इनका व्यक्तित्व हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। महंत स्थितियों की असलियत को पहचान लेने वाला और स्वाभिमान स्वाधीनता के महत्व को जानने वाला विवेकवान पात्र है। वह अपने शिष्य से कहता है, बच्चा बहुत लोभ मत करना। वह शिष्य को फिर से सावधान करता है, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, ये जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा हो। महंत का यह संवाद बहुत अर्थपूर्ण है। इसका आशय है कि जिस राज्य में असमान या वस्तुओं में सज्जनों और दुष्टों में अंतर ही नहीं किया जाता, उस राज्य में बसना विपत्ति का कारण हो सकता है। संवाद क्षमता के कारण यह नाटक सटीक और अचूक व्यंग रचना में समर्थ है। गोवर्धन दास के विषय में हमने पढ़ा कि वह अविवेक के हो कारण लोभ में फंसता है। अविवेक के कारण लोभ में फंसता है। लोभ के कारण वह अपने तक ही केंद्रित हो जाता है। वह कहता है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। उसकी विवेकहीनता को दर्शाता है। राजा के संवादों को देखें, तरतीब नहीं है। वह प्रत्येक से क्यों बे कहकर बात शुरू करता है। कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई। उपर्युक्त संवाद से पता चलता है कि राजा का वास्तविक स्थितियों से कोई सरोकार नहीं है। वह पूरी तरह अदूरदर्शी एवं विवेकहीन तथा अनुशासनहीन है। जहाँ भी संवाद थोड़े बड़े हुए हैं, वहाँ उनमें तुक अथवा काव्यात्मकता आ गई है। जो संवाद छोटे हैं, उनमें भी सार्थकता तथा व्यंग का पूरा निर्वाह है। कहीं कहीं एक ही बात को बार बार कहकर उस पर बल देकर व्यंग की सृष्टि की गई है। जैसे टके सेर। बार बार कहने का अभिप्राय यह है कि अंधेर नगरी में सब कुछ टके सेर है, अर्थात गुण के अनुसार मूल्य नहीं, सब कुछ टके सेर। जब संवाद छोटे होते हैं तो बोलने वाले पात्र जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और नाटक रोचकता आती है। इससे घटना का विकास भी गति से होता है। साथ ही ये अभिनेता में भी सहायक होते हैं। प्रश्न 6, अंधेर नगरी नाटक का परिवेश किस प्रकार का है और वह क्या महत्व रखता है। उत्तर, अंधेर नगरी को पढ़ते समय इसके दृश्यों और पात्रों के संवाद के माध्यम से नाटक में व्यक्त वातावरण उभर आता है। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। बाजार, जंगल और राज्यसभा का दृश्य प्रमुख है। बाजार के दृश्य के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति का पता चलता है। दृश्य में अधिकतर लोग साधारण स्थिति के हैं, जिन्हें आम जनता का प्रतिनिधि कह सकते हैं।
अंधेर नगरी में बाजार के दृश्य को पढ़कर हम सामान्य लोगों के सोचने विचारने के तरीके, उनकी व्यंग्य क्षमता, भाषाई विशेषताओं आदि से परिचित होते हैं। नाटक को लिखने का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के कारण भारत की दुर्दशा को चित्रित करना है। न यहाँ पर किसी नियम का पालन किया जाता है, न ही कोई न्याय व्यवस्था है। देश की जनता अंग्रेजी व्यवस्था के कुचक्र में फंसी हुई है। बाजार के दृश्य में घासीराम चने वाले, हलवाई, चूरन वाला, बनिया, ये सब संवादों के माध्यम से स्थितियों एवं लोगों पर व्यंग करते हैं जो निकम्मी शासन व्यवस्था के अंग हैं। जो नगर दूर से सुंदर दिखता है वह भीतर से कितना क्रूर हो रहा है। जिस नगर के लोग ऊपर ऊपर से मालदार लगते हैं वह भीतर भीतर से निर्धन हो रहे हैं। इनकी सबकी जिम्मेदार गुलाम बना लेने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं। यह अंधेर नगरी है, अर्थात इसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं। इसका राजा संवेदनहीन, कुछ भी न समझने बूझने वाला है। इस अंधेर नगरी की न्याय प्रक्रिया के आडंबर का नाटक में बहुत ही मनोरंजक तरीके से चित्रण है। नाटक का परिवेश पूर्णतः नाटककार के उद्देश्य की पुष्टि करता है। प्रश्न 7, अभिनेता का क्या अर्थ है? अभिनेता की नाटक में भूमिका पर अंधेर नगरी के संदर्भ में प्रकाश डालिए। उत्तर, अभिनेता नाटक का एक मंच पर अभिनय किए जाने की क्षमता को कहते हैं। किसी भी नाटक का यह एक अनिवार्य तत्व है। अभिनेता का गुण न हो तो नाटक को मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मंचन के लिए भी भारतेंदु ने अंधेर नगरी को कुछ दृश्यों में बांटा है। बताया है कि वह दृश्य कहाँ कहाँ के हैं। इसके साथ ही पात्र कैसे प्रवेश करेंगे, किस भाव तथा मुद्रा में बोलेंगे, कैसे आएंगे जाएंगे आदि को भी जगह जगह स्पष्ट कर दिया गया है। साहित्य की शब्दावली में इन्हें रंग निर्देश कहते हैं। रंग निर्देश नाटक भी अभिनय योजना तैयार करने के लिए ज़रूरी है। नाटक में सभी दृश्य मंचन करने योग्य हैं। नाटक के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। इन सभी गुणों के कारण अंधेर नगरी बहुत बार मंचित हुआ है। तो अब देखिए, ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इन आंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्कूल्स में, ट्यूशन सेंटर में, कॉलेजेस में आप लोगों से मिलेंगे। आप जब परीक्षा देने जाएंगे वहाँ भी लोगों से मिलेंगे, तो सबको हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पढ़ सकें। हमारे चैनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हैं जो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे और हाइक का नंबर दिया हुआ है 9051378712। ऊपर नंबर है, ये नंबर है हमारा। तो इसमें आप मैसेज करके हमें जितना आप सहयोग करना चाहें सहयोग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।